कहानियाँ। प्रदूषण। आदत के अनुसार श्यामलाल ने उठकर खिड़की खोल दी। गर्म हवा का एक टुकड़ा कमरे में समा गया। शहर अपने बड़े होने के अनुपात में प्रदूषित है। प्रदूषण के संबंध में रोज नए नियम बनते हैं, फिर भी प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। गहरी निश्वास के साथ उन्होंने खिड़की पुनः बंद कर दी। एयर कंडीशनर न हो तो गर्म हवाएं शरीर को झुलसा ही दे। पिछले 20 दिनों से वे एयर कंडीशन की धीमी गड़गड़ाहट के बीच रह रहे हैं। वो उसके नियमित स्वर के अभ्यस्त हो चुके हैं, किंतु उस स्वर की समानता नीम की पत्तियों की सरसराहट से वो चाहकर भी नहीं कर पाते, जिसके नीचे बैठकर वो बच्चों से घंटों तक दुख सुख की बातें करते रहते थे। कई बार इच्छा होती कि बच्चो होता तो देखता राम लिखवान कितना बड़ा आदमी है। गांव में रहकर उन्होंने जितनी कल्पना की थी, यहाँ आकर महसूस हुआ कि उनकी कल्पना की उड़ान भी कितनी छोटी है। हर आदमी एक सीमा तक ही देख सकता है, उसके बाद तो बस नीलापन ही रह जाता है। जाने क्या बात है कि इतनी सुविधाओं के बाद भी कोई कोना रीता रह जाता है। सुबह उठकर पूरब वाली खिड़की खोल देने की उनकी पुरानी आदत रही है। चाहे गर्मी हो या दिसंबर की ठंड, ताजी हवा को खींचकर फेफड़े भर लेने से वे स्वयं को तरोताजा महसूस करने लगते और दूर तक फैली हरियाली से आंखें सुखद एहसास से भर जाती। यहाँ खिड़की खोलने पर सामने वाली विशाल इमारत मुंह चिढ़ाने लगती। यहाँ पूरब किधर है पता ही नहीं चलता। उन्हें लगता है कि चारों ओर धुआं ही धुआं है। कारों मोटरों का धुआं, आदमी के मुंह से निकलता सिगरेट का धुआं और आसमान से धुआं उगलती चिमनियां। पहले राम लिखवान एक छोटे नगर में छोटा अधिकारी था। जिस दिन उन्हें राम लिखवान का पत्र मिला था कि अब वो मामूली क्लर्क से अधिकारी बन गया है, उन्हें महसूस हुआ था कि उनकी तपस्या सफल हो गई। उसी दिन वो शहर गए थे, साथ में 2 किलोग्राम घी ले गए थे। फड़फड़ाहट से उनकी तंद्रा भंग हो गई। कबूतर कोने में बैठा पंख फड़फड़ा रहा था। अतुल परसों की ये सफेद कबूतर खरीद लाया था। उस दिन भर कबूतर से खेलता रहा, उसके बाद कमरे में छूट गया था। अब तो उसके दाने पानी का भी ध्यान नहीं रखता था। वही उसके आगे चावल के दाने डाल देते हैं और एक कटोरी में पानी रख दिया है। गांव में उनके आंगन में गोरैया के झुंड चहचहाया करते। कोई सुबह होते ही अमरूद के पेड़ पर बैठकर काव काव करने लगते। राम खिलवान छोटा था तो कौवों को खूब रोटी खिलाता था। कौवे इतने ढीठ हो गए थे कि राम लिखवान के हाथ से रोटी छीन ले जाते। राम लिखवान की माँ अक्सर कहती, इस राम खिलवान ने खूब कुत्तों कौओं को पालतू बनाया है, दिन भर घेरे रहते हैं। नन्हा राम खिलवान घुटनों के बल चलकर किसी कुत्ते का कान पकड़ लेता और कुत्ता भी वहीं पसर जाता। राम खिलवान उनसे खेलता रहता। उन्होंने देखा कि शहर में बच्चे प्लास्टिक के जानवरों से खेलते हैं और जिस घर में कुत्ता होता है वहां बच्चों की देखभाल आया करती है तथा कुत्ता बच्चे की माँ की गोद में रहता है। श्यामलाल का जीवन भले ही सुख सुविधाओं के अभाव में भी था, किंतु गांव के लोग जो सम्मान देते वही उन्हें स्वर्गिक आनंद देता था। शिक्षा का क्षेत्र उन्होंने इसलिए चुना था कि विद्यादान का कोई प्रतिदान नहीं था और न ही आज की तरह उन्होंने शिक्षा को व्यवसाय ही समझा था। जीवन की गति में उन्हें कहीं कुछ सोचना भी नहीं पड़ा था। 2 ही बच्चे थे। एक लड़का मिल गया था जो खेती करता था। उस गांव में भी लोग उनका सम्मान करते थे, इसलिए सावित्री का विवाह बड़ी आसानी से हो गया था। राम खिलवान पढ़ रहा था। बीए करने के बाद उन्होंने उसका भी विवाह पढ़ी लिखी लड़की से कर दिया था। नौकरी में प्रतिस्पर्धा देखते हुए उन्होंने राम खिलवान से कह दिया था कि खाने भर के लिए खेती से मिल ही जाता है, नौकरी के लिए दौड़ने से अच्छा है बच्चों को पढ़ाओ और खेती करो। राम खिलवान का भाग्य ही था कि उनका पढ़ाया लड़का विभाग में उच्च अधिकारी था। उसने राम खिलवान को नियुक्ति पत्र दे दिया था। उसके बाद के सफर में राम खिलवान को किसी मदद की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो जोड़ तोड़ कर आगे बढ़ता ही गया। राम खिलवान को ऊपरी आमदनी के लिए जोड़ तोड़ बैठाना उन्हें कभी पसंद नहीं आया, किंतु इस संबंध में उन्होंने कभी कुछ राम खिलवान से नहीं कहा। वे जानते थे हवा के विरुद्ध चलने की क्षमता सभी में नहीं होती। बाबूजी चाय लाऊं? महेशू ने उनकी तंद्रा भंग कर दी। अरे भाई कुल्ला दातुन कर लूं तब चाय लाना, उठते हुए उन्होंने कहा और बाथरूम में चले गए। घर के हर कमरे में बाथरूम होगा ये भी उनकी सोच से परे था। वो बाथरूम से बाहर आए तो महेशू चाय नाश्ता लेकर आ गया। शायद उन्हीं की प्रतीक्षा में था।
पहले जब राम खिलवान छोटा अधिकारी था तो बहू उनका ध्यान रखती थी, किंतु वो देखते हैं बहू बेटे को उनसे बात करने का भी समय नहीं है। बहू को देखकर लगता ही नहीं कि ये वही गांव की सीधी सादी है। पति के स्तर के अनुरूप दक्ष भी आधुनिकता में परिवर्तित हो चुकी थी। उनकी पोती सुशीला तो पूर्ण रूप से मॉडर्न हो चुकी है। राम खिलवान की पहली संतान लड़की हुई थी, जिसका नाम उन्होंने सुशीला इसी विश्वास से रखा था कि नाम का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। मक्खन टोस्ट के साथ उन्होंने चाय पी और रामायण लेकर बहुत धीमे स्वर में पढ़ने लगे। तेज स्वर में पढ़ने से दूसरों को असुविधा होगी। पहले वो महेशी से बात कर लिया करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने बहू का बड़बड़ाना सुन लिया था। नौकरों के मुंह लगे रहते हैं, इन्हें तो हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं। उस दिन से महेशू से भी बहुत कम बातें करते हैं, जबकि उन्हें महेशू से बात करने में बड़ा अपनापन महसूस होता था। गांव में सदैव लोगों से घिरे रहते थे, कोई न कोई आकर बैठ ही जाता था। राम खिलवान की मां की मौत के बाद भी उन्होंने इतना अकेलापन महसूस नहीं किया था जितना यहां महसूस हो रहा है। कई बार वे भी सुबह उठकर टहलने निकले। रास्ते में जो भी हम उम्र मिलता वो एक नकली मुखौटा लगाए होता, कछुए की तरह अपने की खोल में सिमटा हुआ। ऐसा लगता जैसे सड़क पर लाशें चल रही हो। 2 दिन ही वे घूमने गए, फिर स्वयं को लाशों से अलग कर लिया और सुबह उठकर रामायण पाठ करने लगे। राम खिलवान ने भी एक खोल चढ़ा लिया है जिसके अंदर वो सिमटा रहता है। कहाँ क्या हो रहा है इससे कोई विशेष सरोकार नहीं। उसकी मां की मौत पर उन्होंने टेलीग्राम किया था, किंतु वो 13वीं को ही पहुंचा था। बड़ी बिजी लाइफ हो गई है, क्या करूं, तुरंत कहीं जा ही नहीं सकता। आते ही उसने सफाई दी थी। तब उन्हें पहली बार महसूस हुआ था कि राम खिलवान इतना बड़ा बन चुका है कि रिश्तों की तरलता वहां तक पहुंचते पहुंचते सूख जाती है। मां की मौत की खबर के साथ ही रोती कलपती सावित्री आई थी। साथ में उसका पति राजेंद्र और उसके ससुर के अतिरिक्त गांव के 20-25 लोग आए थे। राम खिलवान की प्रतीक्षा के बाद उन्होंने उसकी मां को अर्थी उठाई थी। शायद टेलीग्राम नहीं मिला, कहकर उन्होंने चिता को अग्नि दे दी थी। राम खिलवान सपरिवार आया था और दूसरे ही दिन चला गया था। सावित्री ने जरूर कहा था, भैया कुछ दिन रुक जाते, बापू के पास तुम तो हो, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है, बच्चे भी बोर हो रहे हैं। राम खिलवान ने 2 टूक जवाब दे दिया था। सावित्री और उसका पति राजेंद्र कई दिन रुके थे और जाते समय राजेंद्र ने बहुत कहा था कि वे उनके साथ चल कर रहें, किंतु उन्होंने मना कर दिया था। बेटी के घर कैसे जाकर रहें। तभी उन्होंने राम खिलवान को पत्र लिखा था कि यहाँ अकेले रहना काफी कष्टप्रद लग रहा है। 2-3 पत्रों का जवाब भी नहीं आया तो उन्होंने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। लोगों के आकर बैठने से उनका अकेलापन दूर होने लगा था। गांव के लोग जब कहते कि बेटा अधिकारी है, उसके पास जाकर आराम से क्यों नहीं रहते, तो वे झूठ बोल देते कि राम खिलवान तो पीछे पड़ा है कि शहर में आकर साथ रहो, लेकिन मुझसे ही गांव छोड़ा नहीं जाता। कार के हॉर्न से वो समझ गए कि राम खिलवान ऑफिस जा रहा है। पिछले दिनों राम खिलवान गांव आया था तो आशा के विपरीत 3-4 दिन रहा था। वो उनके पीछे ही पड़ गया था। बाबूजी आप हमारे साथ चल कर रहें, यहाँ अब क्या है। उस समय उन्हें गर्व का अनुभव हुआ था। उन्होंने भज्जू से कहा था, राम खिलवान तो साथ ले जाने के लिए जिद कर रहा है, बुढ़ापे में ही सुख भोग लो, बच्चू ने कहा था। वे जमीन और घर की व्यवस्था के बारे में सोच ही रहे थे, तभी सुरेश ने बताया था, बड़े भैया घर और जमीन बेचने की बात कर रहे हैं, क्या आप बेच देंगे। सुरेश की बातें सुनकर एक बार वो ठिठके थे, फिर कह दिया था, राम खिलवान कहाँ खेती बाड़ी की देखभाल करेगा, बेच ही देना ठीक है। एक बार शंका ने सिर उठाया था कि वे छले तो नहीं जा रहे हैं, किंतु ये सोचकर खामोश ही रहे थे कि मरने के बाद है तो सब इसी का, मुझे क्या, 2 वक्त की रोटी और कपड़ा चाहिए। उनकी इच्छा सावित्री को भी आधा हिस्सा देने की थी, किंतु वो कह नहीं सके थे और राम खिलवान ने सब बेच दिया था। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि राम खिलवान ने मारुति कार का नंबर लगा रखा था। उस पैसे से उसने कार खरीद ली थी। राम खिलवान इतना बड़ा हो गया है कि सावित्री या उसके पति का इस घर में आने का साहस नहीं होता। जब भी वे अपनी स्थिति की समीक्षा करने लगते हैं, उनका मन रामायण से उचट जाता है। उन्होंने श्रद्धा से हाथ जोड़े और रामायण बंद कर दी। कमरे में कबूतर इधर उधर फुदकता घूम रहा था।
कार का हॉर्न सुनकर उन्होंने खिड़की खोलकर बाहर झांका। कल वाला लड़का कार से बाहर झांक रहा था और सुशीला कार से उतर रही थी। आहट सुनकर उन्होंने घूमकर देखा, महेशू था। महेशू भाई, ये लड़का कौन है? उन्होंने महेशू से पूछा, किंतु तत्क्षण ही उन्हें आभास हो गया कि उन्हें महेशू से ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। बाबूजी, ये बीबी जी का बॉयफ्रेंड है, महेशू बोला। उन्होंने देखा महेशू के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जिसे उसने छुपाने का असफल प्रयास किया था। महेशू की मुस्कान उन्हें कहीं गहरे तक छुप गई थी। उन्हें भी महसूस होता है कि सुशीला के कदम फटक गए हैं। सुशीला के कपड़े देखकर उनकी आंखें शर्म से झुक जाती है। बहू को देखकर लगता है कि वो सुशीला की मां नहीं, बड़ी बहन है। तुम्हारी मेमसाम कहाँ है? उन्होंने महेशू से पूछा। वो तो क्लब चली गई, महेशू ने कहा। कुछ सोचकर वो कमरे से बाहर आ गए। सुशीला गुनगुनाती हुई अपने कमरे में जा रही थी। सुनो बेटी, उन्होंने सुशीला को आवाज दी। क्या है? ठिठक कर रुकते हुए सुशीला बोली। देखो बेटी, तुम समझदार हो, तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, वो समझाते हुए बोले। सुशीला ने एक बार उन्हें देखा और सिर झटक कर तेजी से अपने कमरे में चली गई। वो खामोशी से अपने कमरे में चले आए। कबूतर कोने में दुबका बैठा था, वो भी अपने बिस्तर में दुबक गए। रात में सुशीला का स्वर उनके अस्तित्व के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। वो अपनी माँ से कह रही थी, मम्मी, इस बुड्ढे को क्या राइट है मेरी प्राइवेट लाइफ में डिस्टर्ब करने का? मैं समझदार हूँ, बच्ची नहीं। मैं समझा दूंगी कि यहाँ की रोटी हजम नहीं हो रही हो तो अपनी गवार बेटी के पास जाकर रहे, बहू कह रही थी। कमरे में फड़फड़ाहट हुई। उन्होंने देखा कबूतर को बिल्ली पकड़ ले गई थी। बाहर बहू अब भी तेज स्वर में बड़बड़ा रही थी। फंस गए खर्चीले लाल। आंखों पर चश्मा, माथे पर टीका, मुंह में पान का बीड़ा, गिलोरी भरे और गणेश जी की तरह तोन निकाले सेठ खर्चीले लाल की नजर वही खाते पर जमा थी। सूद पर सूद चढ़ाते चले जा रहे थे। होठों पर मुस्कान तैर रही थी कि तभी एकाएक उनके कान खरगोश की तरह खड़े हो गए। होठों से मुस्कान ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सींग। उनके कान घर के बगल की गली की दीवारों से सटकर छिपकली की तरह चिपक गए। गली में गांव के बच्चों की आवाजें आ रही थी। सेठ खर्चीले लाल चौकन्ने होकर आवाज को बड़े ध्यान से सुनने लगे। गली में चंदर, गिरधर, गणपत, जगत की टोली गांव से होली का चंदा इकट्ठा कर सेठ खर्चीले लाल के घर की ओर आ रही थी। ये देख खर्चीले लाल का दिमाग घूमा। उन्होंने झट से अपना बही खाता समेटा और बच्चों की टोली के आने से पहले ही घर के बाहर आनन फानन में ताला मारकर वहां से रफू चक्कर हो गए। वैसे कहने को तो उनका नाम सेठ खर्चीले लाल था, लेकिन वो कंजूस इतने थे कि दाल में यदि मक्खी भी पड़ जाए तो वो उसको चूस कर ही फेंकते थे। वैसे भगवान का दिया, पुरखों की जायदाद और धन उनके पास काफी था, फिर भी राम राम की रट लगाने की जगह हाय पैसे की रट लगाते फिरते थे। गांव में कोई त्योहार पड़े या समारोह, उनसे चंदा वसूल करना गंजे के सर पर बाल उगाने जैसा था। लेकिन इस बार की होली में बच्चों ने फैसला कर लिया था कि वो उनसे चंदा वसूल कर ही रहेंगे। बच्चों की लंगूरी सेना जब सेठ खर्चीले लाल के घर पहुंची तो 1.25 किलो का दरवाजे पर लटकता ताला उन्हें मुंह चढ़ाता हुआ मिला। ये देख बच्चे निराश तो हुए, लेकिन उनसे चंदा वसूल करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर वो फिर वहां से वापस चले गए। होली को एक दिन ही शेष बचा था और सेठ खर्चीले लाल बच्चों के हाथ नहीं लग रहे थे। ये देख बच्चे बड़े परेशान थे। अंत में बच्चों की सेना ने होली की पूर्व रात को अपना जाल बिछाने का फैसला किया। सबने मिलकर आज सुबह से ही छुपकर सेठ खर्चीले लाल के घर पर नजर रखी, मगर खर्चीले लाल भी कम चालाक नहीं थे। सुबह से ही उनके घर के बाहर ताला लटक रहा था, पर लंगूरी सेना भी हार मानने वाली नहीं थी। वो अपने मोर्चे पर पूरी तरह से तैनात थी। सुबह से शाम हुई, मगर सेठ खर्चीले लाल का कोई पता नहीं चला। मोर्चे पर जमे रहने से आज बच्चों को खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाया था। उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन कहावत है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यही बात सोचकर आज वो अपनी जीत हासिल करने के लिए हर कष्ट को सहन कर रहे थे। समय बीता, शाम से रात होने को आई, पर सेठ खर्चीले लाल के घर का ताला वैसे ही लटका रहा।
जैसे घंटा घर की बिगड़ी घड़ी। बच्चे बड़े परेशान हुए कि आखिर सेठ खर्चीले लाल गए तो गए कहां। इधर बच्चों की नजरें सेठ खर्चीले लाल को तलाश रही थी, उधर रात हो जाने पर उनके माँ बाप उन्हें ढूंढ रहे थे। इसी बीच चंदर की नजर सेठ खर्चीले लाल के घर के पिछवाड़े पर पड़ी। वो चौंक पड़ा। काले नकाब में एक आदमी घर के पिछवाड़े के रास्ते की ओर उसे बढ़ता दिखाई दिया। चंदर के चेहरे पर चमक आई। उसने अपने दोस्तों को बताया। सबने गौर से देखा कि सेठ खर्चीले लाल उनसे छुपकर अपने घर के अंदर घुसे जा रहे हैं। सबने चारों ओर से उन्हें पकड़ने का जाल बिछाया। सभी बच्चे अपने मुखिया चंद्र के निर्देश पर खर्चीले लाल के घर के चारों ओर फैल गए और धीरे धीरे उनको पकड़ने के लिए बढ़ने लगे। चंदर और गिरधर छुपते छुपते जैसे ही पिछवाड़े पहुंचे, उनकी नजर दीवार पर पड़ी। नकाबपोश उन्हें दीवार पर चढ़ते हुए नजर आया। ये देख चंदर और गिरधर ने अपनी लंगूरी सेना को जल्द आने का इशारा किया। सब के सब इशारा मिलते ही लपक कर उनके पास आ गए। वो सभी दबे पांव चंद्र के पीछे पीछे सेठ खर्चीले लाल को पकड़ने के लिए दीवार की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच बच्चों ने देखा नकाबपोश का दाहिना पैर दीवार के ऊपर पहुंच चुका था और बायां पैर नीचे लटक रहा था और वो अपना संतुलन बनाते हुए पूरी ताकत लगाकर दीवार पर अपना बायां पैर रखने की कोशिश कर रहा था। मौका अच्छा था। बच्चों ने उसे हाथ से न जाने देने का निर्णय लिया। वो लपक कर दीवार के पास गए और लटक रहे बाएं पैर को मजबूती से पकड़कर बोले, पकड़ में आए बरसों बाद चंदा लेंगे हम तो आज, सूद समेत वसूलेंगे हम, कुर्ता बिक जाए चाहे ताज। बच्चे अपने जाल में फंसे शिकार पर खूब हंस रहे थे। वो दीवार पर लटक रही नकाबपोश की टांग को खींच रहे थे कि एकाएक जोर लगते ही धम की आवाज के साथ जमीन पर दोनों टांगे समेत बच्चों का शिकार आ गिरा और दर्द से आ ऊ कहता हुआ चिल्ला उठा। बच्चों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और चंदा मांगने लगे। इसी बीच आवाज सुनकर बच्चों को ढूंढ रहे उनके माँ बाप वहां आ पहुंचे। काले नकाब में छुपे सेठ खर्चीले लाल को बच्चों के जाल में फंसा देखकर वे भी बहुत खुश हुए। सब ठहाका मारकर हंस रहे थे कि तभी अचानक सेठ खर्चीले लाल के घर के पिछवाड़े का दरवाजा एक झटके के साथ खुला। सबकी नजरें जब दरवाजे पर पड़ी तो वे सभी भौचक्के रह गए। सामने खड़ी भीड़ को चश्मे के अंदर से घूरते हुए सेठ खर्चीले लाल सबको दरवाजे पर खड़े दिखाई दिए। अकड़कर सबसे बोले, ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने सबने? यहाँ भीड़ क्यों जमाई है? ये देख सब हैरत में पड़ गए। वो सब कभी दरवाजे की ओर खड़े सेठ खर्चीले लाल को देखते तो कभी नकाबपोश को। अपनी और सबको बार बार देखते हुए सेठ खर्चीले लाल ने फिर कहा, क्या तुम सबने पहले हमें कभी नहीं देखा है जो इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? चलो हटो यहाँ से। सेठ खर्चीले लाल की बात सुनकर चंदर बोला, भाइयों लगता है हम फिर धोखा खा गए। सेठ खर्चीले लाल की जगह हम सब ने किसी और को पकड़ लिया है। कौन है ये आदमी? सेठ खर्चीले लाल ने रौबदार आवाज में चंद्र से पूछा। चंद्र बोला, पता नहीं, हम तो छुपकर होली का चंदा लेने के लिए आपकी तलाश कर रहे थे कि अचानक ये आदमी आपके घर की दीवार फांदता हुआ हम सबको मिला। हम सब ने सोचा कि आदमी कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं, इसलिए हम सब ने इसे आप समझकर पकड़ लिया, लेकिन अब हम सब हमेशा की तरह फिर नाकामयाब रहे। चंद्र की बात सुनते ही सेठ खर्चीले लाल के होश उड़ गए। उन्होंने आगे बढ़कर झट से नकाब वाले के चेहरे से नकाब उतारा। वो दंग रह गए। उनके मुंह से अनायास निकल पड़ा, अरे बाप रे, ये तो मशहूर इनामी चोर कल्लन कालिया है। उसका चेहरा देखते ही सेठ खर्चीले लाल डर कर पास खड़े बच्चों के बीच आ छुपे। इसी बीच मौका देखकर चोर कल्लन कालिया ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पास खड़े बच्चों के माँ बाप ने उसे पकड़ लिया और उसकी रुई की तरह धुनाई करने लगे। इसी दौरान गांव का गश्त लगाते हुए हाथ में मोटा डंडा पकड़े व मुंह में सीटी बज लगाए सिपाही चौकन्ने लाल वहां आ धमके। भीड़ के बीच मार खा रहे कल्लन कालिया को देखकर उनकी मोटी मोटी मूछें डर के मारे कांपने लगी, लेकिन कल्लन को चौकी के हवाले करने पर सिपाही से हवलदार का प्रमोशन मिलने की बात सोचकर उनकी बाहों में जोश आ गया और भीड़ की मार से लस्त पस्त पड़ चुके चोर कल्लन कालिया को पकड़कर चौकी के हवाले करना पड़ा। इनामी चोर कल्लन कालिया के पकड़े जाने से आज गांव के सभी लोग खुश थे, किंतु बच्चों का मुंह हारे हुए खिलाड़ी की तरह उतरा हुआ था। जब खर्चीले लाल की नजर उन पर पड़ी तो वो मुस्कुरा पड़े।
ये देख बच्चे और जल भुन गए। निराश बच्चों के बुझे चेहरों को देखकर सेठ खर्चीले लाल उनके पास आए और बोले, बच्चों बोलो, होली का तुम्हें कितना चंदा चाहिए? आज मैं तुम सबको मुंह मांगा चंदा दूंगा। सच? सब बच्चों ने आश्चर्य से पूछा। सेठ खर्चीले लाल ने कहा, हाँ बच्चों सच, क्योंकि आज तुम सबकी वजह से ही मेरी धन दौलत इनामी चोर कल्लन कालिया के हाथों से लुटने से बची है। अगर आज तुम सब न होते तो मैं सेठ खर्चीले लाल से भिखारी बन गया होता। मैं तुम सबसे बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हें सबसे वादा करता हूँ कि अब मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगा और हर त्योहार व समारोह में हमेशा चंदा देने में आगे रहूंगा। बच्चे सेठ खर्चीले लाल के अंदर हुए हृदय परिवर्तन से बहुत खुश हुए। आज सुबह होली के दिन सब ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि हाथ में रंग गुलाल अबीर लिए बच्चों में मिठाई बांटते सेठ खर्चीले लाल बच्चों के साथ खूब होली खेल रहे थे। फूलों की महक। हस्तिनापुर में एक महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम मानसिंह था। दुर्भाग्य से उनके कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण राजा बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने पूजा पाठ यज्ञ सब कुछ किया, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। जब राजा की आयु ढलने लगी तो एक दिन भगवान ने उनकी पुकार सुन ली। राजा के घर एक चांद के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम जयसिंह रखा गया। जयसिंह का लालन पालन बहुत प्यार से किया जाने लगा। कहा जाता है कि अधिक लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। राजकुमार जयसिंह भी अधिक लाड़ प्यार मिलने के कारण जिद्दी हो गया। छोटे बच्चे को जिद करता देखकर माता पिता खुश होते हैं। यदि बड़े बच्चे जिद करें तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। राजकुमार जयसिंह के मुख से यदि कोई बात निकल जाती तो उसे पूरा करके ही मानते थे। यदि उनकी बात पूरा होने में तनिक भी देर हो जाती तो वे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते थे। उसके अत्याचारों से प्रजा दुखी रहने लगी। प्रजा से जब राजकुमार जयसिंह के अत्याचार सहन नहीं हुए तो उन्होंने राजा से उसकी शिकायत की। राजकुमार के अत्याचारों के विषय में सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। राजा को राजकुमार के भविष्य की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, हम राजा हैं, अपनी प्रजा पर हम कभी भी अत्याचार नहीं होने देंगे। प्रजा के साथ न्याय करना हमारा कर्तव्य है। हमारा पुत्र तो हमारे आदर्शों को ही मिट्टी में मिला रहा है। हमें तो संतान का कुछ भी सुख नहीं मिला। हमें अपनी प्रजा की चिंता दिन प्रतिदिन सता रही है। महामंत्री ने राजा को धीरज दिलाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके दुख को समझते हैं। यदि आप ही धीरज खो देंगे तो प्रजा का क्या होगा? अभी तो राजकुमार बच्चे हैं और नादान भी। आप उन्हें गुरु के आश्रम में भेज दीजिए, वहां पर वे सब कुछ सीख जाएंगे। राजा को मंत्री का सुझाव उचित लगा। राजा जब अपने पुत्र को गुरु के आश्रम में लेकर गए तो महर्षि को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा ने महर्षि को प्रणाम करके कहा, मुनिवर, मेरा पुत्र दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है। इसके व्यवहार से प्रजा बड़ी दुखी है। मेरे बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा? इसी बात की चिंता मुझे सता रही है। ये राजकुमार तो राज सिंहासन पर बैठने के लायक ही नहीं रहा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इसे जरूर ठीक कर देंगे। आज से आप ही इस बालक के पिता हैं। गुरुदेव ने राजकुमार की ओर देखकर कहा, राजन, आप चिंता न करें, मैं आपके दुख को समझता हूँ। आप राजकुमार को आश्रम में छोड़कर राजमहल चले जाइए। आप भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप खुशी से घर जाइए और 1 महीने के बाद अपने पुत्र को वापस ले जाइए। महर्षि का आश्वासन पाकर राजा अपने महल लौट आए। दूसरे दिन सुबह महर्षि ने राजकुमार जयसिंह को अपने पास बुलाकर कहा, पुत्र, क्या तुम्हें सुबह की सैर करना अच्छा लगता है? हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ सुबह की सैर करने चलो। राजकुमार जयसिंह महर्षि के साथ बगीचे में सैर करने के लिए निकल गया। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और रंग बिरंगे फूलों पर भौरे मंडरा रहे थे। हवा के झोंकों से फूलों से लदी डालियां हिल रही थी। महर्षि ने कहा, देखो ये बगीचा कितना सुंदर है, तुम गुलाब के कुछ फूल तोड़कर ले आओ। राजकुमार भागता हुआ गया और गुलाब के फूल तोड़कर ले आया। गुलाब के फूलों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। राजकुमार ने उन फूलों को महर्षि को भेंट कर दिया। फूलों को सूंघते हुए महर्षि ने कहा, पुत्र, इन फूलों से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है।
अब तुम नीम की एक टहनी तोड़कर ले आओ। राजकुमार दौड़कर गया और नीम की टहनी तोड़ लाया। ये देखकर महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि ने राजकुमार से गुलाब का फूल सूंघने के लिए कहा। राजकुमार फूल सूंघकर बोला, वाह क्या खुशबू है, मेरा दिल तो इस फूल की खुशबू से बाग बाग हो गया। इसके बाद महर्षि ने राजकुमार से नीम के पत्ते खाने के लिए कहा। राजकुमार ने नीम के पत्ते खा तो लिए, लेकिन कड़वाहट के कारण उसका बुरा हाल हो गया। राजकुमार थू थू करता हुआ गया और सारे पत्ते थूक आया। इसके बाद महर्षि ने राजकुमार को समझाया, बेटा फूलों में खुशबू है, इसलिए फूल की खुशबू तुम्हारे मन को अच्छी लगती है। नीम के पत्ते कड़वे हैं, इसलिए वे तुम्हें अच्छे नहीं लगते। संसार मनुष्य से प्यार नहीं करता, बल्कि उसके गुणों से प्यार करता है। देखो, नीम के पेड़ की छाया भी घनी होती है, नीम के पत्ते भी हरे हरे और गुणकारी होते हैं। नीम के पत्तों में कोई भी सुगंध अथवा मिठास नहीं होती। नीम के पत्ते बहुत ही कड़वे होते हैं, इसी कड़वाहट के कारण लोग नीम को पसंद नहीं करते। महर्षि ने राजकुमार को समझाया कि अच्छा और बुरा ये जीवन के दो सिद्धांत हैं। जो मनुष्य गुलाब के फूलों के समान अच्छा काम करते हैं और अपने कार्यों से दूसरों को प्रसन्न करते हैं, उन्हें सब प्यार करते हैं तथा उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए अच्छी दृष्टि से देखते हैं। जो लोग नीम के पत्तों के समान कड़वे हैं और बुरे कार्य करते हैं, उनसे सब नफरत करते हैं। इसलिए मनुष्य को अच्छे काम करने चाहिए, गुणवान बनना चाहिए, ताकि सब प्यार करें। महर्षि की बातें राजकुमार की समझ में आ गई। राजकुमार ने महर्षि के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव आप सचमुच महान हैं। आपने तो अपने ज्ञान से मेरी आंखें ही खोल दी। अब मैं कभी भी जीवन में बुरा काम नहीं करूंगा। सबकी आज्ञा का पालन करते हुए किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जीवन में वही काम करूंगा जिससे दूसरों को सुख मिले। गुरुदेव के उपदेश से राजकुमार का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। बुद्धू के कारनामे। किसी गांव में बुद्धू नाम का एक लड़का रहता था। जैसा नाम वैसा काम। घर वाले करने को कुछ कहते, लेकिन वो कुछ और ही काम कर देता। माँ पिताजी उसे खूब डांटते। एक दिन तंग आकर वो घर से भाग गया, लेकिन भागने से पहले उसने अपने कुछ मित्रों को बता दिया था कि अब वो अमीर आदमी बनकर ही घर लौटेगा। वो पैदल ही शहर चला आया। दिन भर पैदल चलने के कारण उसे खूब भूख लगाई थी, लेकिन उसकी जेब में तो फूटी कौड़ी भी न थी। वो ललचाई नजरों से दुकानों में रखी खाने पीने वाली चीजों की ओर देखते हुए चला जा रहा था। तभी एक भटूरे चने बेचने वाले ने उसे अपनी ओर देखते हुए देखा, तो उसने कहा, क्यों भाई कुछ खाना है? बुद्धू ने हाँ में सिर हिला दिया। रेहड़ी वाले ने एक प्लेट भटूरे चने उसके सामने रख दिए। बुद्धू पल भर में ही खा गया। रेहड़ी वाले ने जब पूछा और दूं, तो बुद्धू ने फिर हाँ में सिर हिला दिया। बुद्धू दूसरी प्लेट भी डकार गया। ठंडा पानी पीकर जब बुद्धू चलने लगा, तो रेहड़ी वाले ने तमतमाकर कहा, अरे कहाँ चल दिए? पैसे नहीं देने क्या? पैसे? कैसे पैसे? बुद्धू ने हैरान होकर पूछा, क्यों भटूरे चने नहीं खाए क्या? तुम्ही ने तो पूछा था खाने को। सो मैंने खा लिए। खा लिए के बच्चे, पैसे निकाल। रेहड़ी वाला गुस्से से चिल्लाया। मगर बुद्धू के पास पैसे होते तब देता ना। रेहड़ी वाले ने ताबड़तोड़ उसकी पिटाई शुरू कर दी। शीघ्र ही वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने रेहड़ी वाले को समझाया कि बुद्धू को माफ कर दे, लेकिन वो तो उसे पीटता रहा। मगर कब तक पीटता रहता? आखिरकार उसे बुद्धू को छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि वो स्वयं ही पीट पीट कर थक गया था। बुद्धू का अंग अंग दर्द कर रहा था। अंधेरा घिराया था। बुद्धू को कुछ सूझ नहीं पा रहा था कि कहाँ जाए। वो वहीं एक मकान के आगे थड़े पर लेट गया और न जाने कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। कोई उसे जोर जोर से झकझोर रहा था, क्या घोड़े बेचकर सोया है? दूध नहीं लेना क्या? रामलाल उससे कह रहा था। फिर कहोगे कि देर से दूध लाया है। कैसा दूध? बुद्धू ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। तू कौन है? रामू कहाँ है? दरअसल रामलाल उसे रामू समझ बैठा था। तभी पड़ोसी का लड़का बोल उठा, अंकल ये लोग शादी पर गए हुए हैं, 2-3 दिन बाद आएंगे। रामलाल जब मुंडे लगा तो अनायास ही बुद्धू से पूछ लिया कि वो क्या करता है। बुद्धू ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। अरे 2-4 थप्पड़ पड़ गए तो क्या हुआ? भटूरे चने भी तो तुमने ही खाए थे। रामलाल ने हंसते हुए कहा, खैर छोड़,
अगर तुम चाहो तो मेरे पास काम कर सकते हो। रोटी लत्ते के अलावा 20 रुपए महीने मिलेंगे। अंधा क्या चाहे दो आंखें, बुद्धू तुरंत मान गया। उसी दिन से ही बुद्धू रामलाल दूध वाले के यहाँ काम करने लगा। वो हर सुबह रामलाल के साथ लोगों के यहाँ दूध देने जाता। रामलाल के यहाँ काम करते हुए उसे 15 दिन के लगभग हो चले गए थे। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गया। उसने बुद्धू से कहा, आज सभी घरों में तुझे दूध देने जाना होगा। जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुन लो। हमारे पास दूध थोड़ा कम है। रास्ते में पास वाले कुएं से इसमें पानी मिला लेना ताकि सभी घरों में दूध बराबर बांटा जा सके। बुद्धू ने हामी भर दी तथा साइकिल पर दूध का डोल लाद कर चलने लगा। न जाने वो किन ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब पास वाला कुआं निकल गया। काफी आगे निकलकर जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो पीछे लौट आया और दूध में पानी मिलाकर जब वो शहर पहुंचा तब तक दिन काफी चढ़ आया था। लोग उसे देखकर मारे क्रोध के तिलमिलाने लगे। ये समय तुम्हारे आने का, मालूम नहीं हमें ऑफिस भी जाना है। बुद्धू ने भी अकड़कर जवाब दिया, इसमें मेरा क्या दोष, पानी मिलाना भूल गया था। पानी मिलाना भूल गया था? किसमें पानी मिलाना भूल गया था? लोगों ने पूछा। दूध में, और भला किसमें? बुद्धू ने भोलेपन से कहा। मालिक कहता था कि रास्ते में कुएं से पानी मिला लेना ताकि दूध बराबर बांटा जा सके। उसी में देर हो गई, मगर लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। हमें पानी मिलाकर दूध बेचते हो, आने दो रामलाल को, उसे हम पुलिस के हवाले करेंगे। लोगों ने बुद्धू की साइकिल भी छीन ली और जमकर पिटाई करके उसे वहां से भगा दिया। बुद्धू रोता हुआ मालिक रामलाल के पास पहुंचा तथा सारी घटना उसे कह सुनाई। रामलाल के तन बदन में तो जैसे आग लग गई। उसने पास रखा हुआ लकड़ी का लठ उठा लिया और पूरे जोर से बुद्धू की ओर भागता हुआ दौड़ा। हाय मैं मर गया, चिल्लाता हुआ बुद्धू वहां से भागा। रामलाल भी उसके पीछे पीछे भागा, मगर एक तो मोटे होने के कारण, दूसरे बुखार होने के कारण रामलाल भागकर बुद्धू को न पकड़ पाया। बुद्धू वहां से सरपट भागा। रास्ते में उसे ईख का एक खेत दिखा। वो खेत के भीतर जाकर छुप गया। मारे भूख तथा प्यास के उसका बुरा हाल था, पर फिर भी वो खेत में छिपा रहा, इस डर से कि कहीं रामलाल न आ जाए। दिन ढल चुका था, अंधेरा छा गया था। बुद्धू ने एक गन्ना तोड़कर चूस लिया। वो अंधेरे में चलने लगा। तभी उसके चेहरे पर तेज रोशनी पड़ी। वो चौंक पड़ा। कौन है तू? एक रौबदार आवाज सुनाई दी, लेकिन बुद्धू के कुछ कह पाने से पहले ही एक और व्यक्ति बोल उठा, घर से भागा हुआ लगता है, इसे भी साथ ही ले चलते हैं। एक ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, चल हमारे साथ। कहाँ जाना है? बुद्धू ने सहमते हुए पूछा। जिधर हम कहते हैं उधर चलता चल, सही पता चल जाएगा कि कहाँ जाना है और क्या करना है। और बुद्धू सहमा हुआ उनके साथ चलने लगा। वास्तव में वे लोग चोर थे और कहीं से चोरी करके आ रहे थे। वे बुद्धू को अपने अड्डे पर ले गए। बुद्धू को उनके साथ रहते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि एक दिन उन्होंने एक सेठ के यहाँ चोरी करने का फैसला किया। वे बुद्धू को भी साथ ले गए। उन्होंने सेठ की कोठी के पिछवाड़े से बुद्धू को छत पर चढ़ा दिया। बुद्धू को पहले से ही समझा दिया था कि वो धीरे धीरे कमरे में जाए और जो भी वस्तु बढ़िया लगे उसे उठा लाए तथा मौका मिलते ही दरवाजे या खिड़की की सांकल खोल दे। सभी चोर बुद्धू को छत पर चढ़ाने के पश्चात इधर उधर छिप गए। बुद्धू धीरे धीरे चलते हुए मकान के भीतर जा पहुंचा। कमरे में एक भारी भरकम वस्तु से बुद्धू का पांव टकरा गया। अंधेरे में ही उसने टटोल कर देखा, एक बड़ा सा ट्रंक था। बुद्धू ने सोचा कि अवश्य ही उसमें कीमती सामान होगा। वो उसे उठाने का प्रयास करने लगा, मगर ट्रंक भारी था। बुद्धू उसे उठा नहीं पाया। उसे कुछ सूझ न रहा था कि क्या करे। अगर बिना उसे उठाए बाहर जाता है तो चोरों ने उसे जान से मार डालने की धमकी दी हुई थी। बुद्धू कमरे में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कोई तरकीब सोच रहा था कि कैसे उस ट्रंक को बाहर ले जा सके कि अचानक किसी वस्तु से वो टकरा गया। बुद्धू ने हाथ से छूकर देखा, कोई व्यक्ति चारपाई पर सो रहा था। बुद्धू ने आव देखा ना ताव झटपट उसे झकझोरना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति हड़बड़ाकर उठ बैठा। अंधेरे में एक आकृति को देखकर पहले तो वो सकपका गया, लेकिन फिर हौसला करके उसने पूछ ही लिया, कौन हो तुम? मेरे बारे में बाद में पूछना, पहले ये ट्रंक मेरे सिर पर रखवा दे। बुद्धू ने गुस्से में आकर कहा, मगर उस व्यक्ति ने चोर चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया। बाहर खड़े चोरों ने जब ये शोर सुना तो वे तुरंत वहां से 9-2-11 हो गए। घर वालों ने बुद्धू को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। वे लोग तो उसे पुलिस के हवाले करना चाहते थे, मगर उसकी मूर्खता भरी कहानी सुनकर उसे पगला समझकर छोड़ दिया। वहां से छूटते ही बुद्धू सीधा अपने गांव की ओर भागा।
इससे तो गांव ही कहीं बेहतर है, वहां डांट फटकार ही मिलती थी, पिटाई तो नहीं होती थी। उसने मन ही मन में सोचा और शायद ऐसे ही किसी बुद्धू के कारनामों को देखकर ये कहावत बनी है, लौट के बुद्धू घर को आए। भाग्य का खेल। एक जंगली अंजीर के वृक्ष के नीचे एक आदमी रहता था। उसे सब आलसी महाशय कहकर बुलाते थे। उसे ये उपाधि इसलिए मिली कि उस व्यक्ति को कभी किसी ने काम करते नहीं देखा था। वो सारा दिन पेड़ के नीचे लेटा रहता था और उस पल का इंतजार करता जब अंजीरें खुद पेड़ से गिरकर उसके मुख में आ जाए। सब लोग उसे धिक्कारते थे, पर वो किसी की परवाह नहीं करता था। कभी कभार लोग क्रोध में आकर उसे पत्थर मारते, परंतु वो इतना आलसी था कि अपनी रक्षा भी न करता। एक दिन तूफान आया और बहुत सी अंजीरें टूटकर साथ वाली नदी में गिर गईं। तब राजा की भतीजी राजमहल में नदी के किनारे खेल रही थी। उसने एक अंजीर उठाकर खाई तो उसे बेहद पसंद आई। उसने उसी समय तय किया कि वो उस विशेष अंजीर के पेड़ के मालिक से ही विवाह करेगी। राजा को जब राजकुमारी के इस निश्चय का पता चला तो उसने घोषणा की कि सब अंजीर के पेड़ों के मालिक राजमहल में हाजिर हों और अपनी अंजीर लेकर आएं। राजकुमारी ने सब अंजीरों को चखा, पर उनमें उस खास अंजीर का स्वाद न था। राजा ने पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति रह गया है जो हाजिर न हुआ हो? लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति जो पूरे राज्य में आलसी महाशय के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ नहीं आया है। वो इतना आलसी है कि राजमहल तक भी आने को तैयार नहीं। जब राजकुमारी को ये पता चला तो उसने फैसला किया कि वह खुद उस व्यक्ति के पास जाएगी। जब उसने उसके पेड़ के अंजीर चखी तो जान गई कि वही व्यक्ति है जिसकी उसको तलाश थी। गुप्तचरों ने सारी स्थिति जाकर राजा को बताई कि राजकुमारी कैसे युवक से शादी करने की शपथ ले चुकी है। राजा को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि राजकुमारी एक बेकार और आलसी इंसान के साथ विवाह करना चाहती है, क्योंकि उसने वचन दिया था। इसलिए वो उसे विवाह से तो न रोक सका, पर उसने राजकुमारी को राजमहल से निकाल दिया और जायदाद से बेदखल कर दिया। विवाह के बाद दोनों हंसी खुशी उस अंजीर के पेड़ के नीचे रहने लगे। पेट भरने के लिए वो उसी वृक्ष की स्वादिष्ट अंजीरें खाते और प्रसन्न रहते। कुछ समय के बाद जैसे उनका भाग्य उनसे रूठ गया, पेड़ ने फल देने बंद कर दिए और राजकुमारी बीमार पड़ गई। आलसी महाशय को ये सब बहुत बुरा लगा, परंतु उसे महसूस होने लगा कि वो अपनी पत्नी से प्यार करने लगा था, अतः अब उसे कुछ करना ही होगा। उसके जीवन में उसकी पत्नी से ज्यादा उसका किसी ने ख्याल नहीं रखा था। वही अब उसके सुख दुख की साथी थी। अतः उसने तय किया कि पत्नी के स्वास्थ्य और खुशी के लिए वो मेहनत करेगा। उसने कड़ी मेहनत की और अंजीर के पेड़ बोने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में उसकी मेहनत रंग लाई। उसने वो फल अच्छे दामों में बाजार में बेचे। इस तरह उनके पास न केवल बहुत सा धन हो गया, बल्कि उसकी सेवा से पत्नी भी स्वस्थ हो गई। अब राजा को ये सब समाचार मिला तो वो आलसी महाशय से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी भतीजी को बुलाकर उसको जायदाद भी दी और दोनों को सम्मान पूर्वक राजमहल में भी बुला लिया। आलसी महाशय अपनी पत्नी के साथ एक बार फिर सुख और शांति का जीवन यापन करने लगा। उसने फिर काम करना छोड़ दिया। अब वो राजकुमार था। अब भला उसे किसी काम को खुद करने की क्या जरूरत थी। अब केवल उसकी जुबान हिलती और नौकर चाकर दौड़ पड़ते। पहले वो वृक्ष के नीचे कंकर पत्थरों पर पड़ा सोता रहता था। अब उसके लेटने सोने के लिए मखमली गद्दे थे। कभी कभी वो सोचता, जब मैं गरीब था तो सब मुझे आलसी महाशय कहते थे। अब जब मैं धनी और आलसी हूं तो भी राजकुमार कहकर इज्जत से पुकारते हैं। आखिर अब भी तो मैं कोई काम नहीं करता। किसी ने सच ही कहा है कि धन में बड़ी ताकत होती है। मदर। बात तब की है जब मैं हायर सेकेंडरी करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मोहल्ले का अनूप भी मेरा सहपाठी था। परीक्षा पास करने के बाद हम दोनों विदेश जाने का प्रोग्राम बना रहे थे कि तभी मुसीबत की गर्म लू मेरे घर स्पर्श कर गई। माँ का हल्का हल्का बुखार धीरे धीरे बढ़ता गया। जब डॉक्टरों से चेकअप कराया तो पता चला कैंसर हो गया था। संपूर्ण परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
परिवार में थे हम 3 बच्चे और माँ पिताजी। कुल 5 सदस्यों का परिवार। मैं सबसे बड़ा था। शिवा और रश्मि मुझसे छोटे थे। शिवा 10वीं में था जबकि रश्मि BA दूसरे वर्ष में। पिता एक छोटा सा ढाबा चलाकर परिवार पाल रहे थे। माँ की बीमारी के कारण पिता उनकी सेवा करने लगे। इस कारण से पिता का बिजनेस चौपट हो गया। कभी ढाबा खुलता, कभी बंद रहता। जो स्थायी ग्राहक थे अब वे भी इधर उधर भोजन करने लगे। डॉक्टरों के और दवाइयों के खर्चे पर पिता की जमा पूंजी भी खत्म हो गई। घर में सुबह शाम की रोटी के जुगाड़ की भी मुश्किल हो गई। उन्हीं दिनों लोक निर्माण विभाग में मेरे पिता के बचपन के दोस्त वहां नए नए सहायक अभियंता होकर आए थे। जब उन्हें मेरी माँ की बीमारी का पता लगा तो वो पिता को मिलने घर आने लगे। पिता ने उन्हें घर के हालातों से अवगत कराया। उन्हें कहा हो सके तो मुझे कहीं एडजस्ट कर दें। दया कर उन्होंने मुझे दैनिक वेतन पर रोड सुपरवाइजर नियुक्त कर दिया। दैनिक मजदूरी थी मात्र 7 रुपए। 7 रुपए उस जमाने के काफी होते थे। ये पिछली सदी के 7वें दशक की बात है। 2 वक्त का दाल फुल्का 7 रुपए में नसीब हो जाता था। पर मेरे घर के हालात के अनुरूप तो ये रकम कम थी। कारण ये था कि बच्चों की पढ़ाई, परिवार को पालना और माँ की दवाइयों को देखते ये रकम पर्याप्त नहीं थी। मुझे और पैसों की जरूरत थी, पर मरता क्या ना करता। कुछ नहीं होने से कुछ तो था। डलहौजी जैसी हसीन पर्यटक नगरी की सड़कों का मैं सुपरवाइजर जरूर था। बरसात के दिन थे, जहां नजर जाती धुंध ही धुंध थी। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी कहाँ नजर आती थी। मेरा जीवन भी धुंध से भरा था। कहाँ अनूप और मैं इंजीनियरिंग करके विदेश जाने के सपने दिखा करते थे। अनूप तो इंजीनियरिंग कर रहा था और मैं धुंध भरी सड़कों पर आकर अटक गया था। मुझे रह रहकर ये कल्पनाएं तंग कर रही थी। समय तो अपनी चाल से चलता रहता है। अनूप इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आ गया और कुछ ही दिनों में विदेश जाने का सपना पूरा हो गया। वो जर्मनी चला गया। मैं सड़क के किनारे खड़ा हो मजदूरों से काम लेता और अंदर ही अंदर हमेशा अपनी माँ की चिंता में घुलता रहता। माँ की दशा काफी नाजुक होती जा रही थी। दवाइयों का सहारा कह लो या हम बच्चों की प्रार्थना का फल था कि इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद भी माँ जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करती जिंदा थी। अनूप जर्मन में रहते हुए भी मेरे साथ बराबर जुड़ा हुआ था। हर महीने उसकी चिट्ठी आती। हर चिट्ठी में वो अक्सर माँ की बीमारी और घर के बारे में पूछता। मैं भी उसे हर महीने बराबर चिट्ठी लिखता। उसे जर्मन गए अभी 6 महीने से ही हुए थे कि उसे टाइफाइड हो गया। वो वहाँ अस्पताल में भर्ती हो गया। उसकी बीमारी लंबी खिंच गई। उसे वहाँ लगभग 2 महीने अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इलाज करवाना पड़ा। परदेश में उसका अपना कोई तो था नहीं जो उसके साथ बैठकर उसका दुख बांटता। एक सफाई कर्मचारी रोजी नाम से, जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष की थी, सफाई करने के बाद उसके पास बैठ जाती। जितना होता वो उसकी सेवा करती। दोनों धीरे धीरे घुल मिल गए। अनूप को लगा परदेश में भी एक माँ है जो उसकी देखभाल करती है और सुख दुख बांटती है। मेरे पत्र जब उसके पास पहुंचते तो अनूप मेरे पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद उसे सुनाता। अनूप ने उसे ये भी बताया कि विदेश जाना हम दोनों का सपना था, लेकिन वो माँ की बीमारी के कारण पूरा नहीं कर सका। मेरे घर के हालात पर अनूप ने शायद सब कुछ रोजी को बता दिया था। मेरी दयनीय दशा पर उसे तरस आया। उसने मुझे स्वयं पत्र लिखा और सफाई करके अस्पताल से उसे जो पैसे मिलते थे उनमें से 350 रुपए हर माह मुझे भेजने लगी। ये रुपए मेरे मुसीबत भरे दिनों में बड़ी राशि थी। ऐसे वक्त में जब मेरे अपने भी आंखें चुराने लगे थे, उस समय विदेश में रहती उस सफाई करने वाली उस अनजान महिला ने मुझे सहारा दिया। मन ही मन में उसे मदर बुलाने लगा था। ये सिलसिला करीब 1.5 साल तक चलता रहा। मेरी माँ 1.5 साल तक बीमारी से लड़ती रही। अंत में माँ हार गई और बीमारी जीत गई। माँ ये संसार छोड़कर अनंत यात्रा पर चली गई। इस बीच मदर के पैसे व पत्र आने अचानक बंद हो गए। अनूप भी ठीक होते ही उस शहर से विदेश में किसी दूसरी जगह चला गया। मैं पत्र लिखता लेकिन कोई जवाब नहीं आता। 1 साल बीत गया। माँ की पहली बरसी हो गई। हार कर जब कोई उत्तर नहीं आया तो मैंने अनूप से मदर का हालचाल जानना चाहा। कुछ दिनों बाद अनूप का पत्र मिला। उसने लिखा था, दिनेश, मदर को ढूंढने उस अस्पताल गया था जहां वो सफाई का काम करती थी। वहां पता चला कि वो महिला 25 दिसंबर 1975 को सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। लोगों ने मिलकर शव को पास ही अस्पताल के कब्रिस्तान में दफना दिया था। अस्पताल के कर्मचारी ने उसकी कब्र भी मुझे दिखाई। उस कब्र के पास कुछ नरगिस के फूल उगाए हैं। मैंने कब्र पर कुछ फूल चढ़ाए और लौट आया।
मैंने पत्र में 25 दिसंबर की तारीख पढ़ी तो चकित हुआ। माँ का देहांत भी उसी दिन हुआ था जिस दिन मदर का। आज भी जब मैं माँ का श्राद्ध करता हूँ तो मदर को भी याद कर लेता हूँ, माँ की तरह उसका भी तर्पण करता हूँ। माँ और बेटी एक जैसी। एक बार घोड़ों का एक सौदागर पुनः आया। वो अपने साथ 2 अरबी घोड़ियां लाया था। दोनों जानवर बेहद खूबसूरत थे। उनका रंग दूधिया सफेद था और वो बड़ी उम्दा नस्ल के थे। दौड़ में उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। दोनों जानवर देखने में हूबहू एक जैसे थे। ऐसा लगता था जैसे वे एक ही मटर की फली के 2 दाने हों। देश के इस भाग में ऐसे अच्छे जानवर कभी देखने को नहीं मिलते थे। कई लोग उन घोड़ियों को खरीदना चाहते थे। इनका दाम बोलो। कई खरीदारों ने इस सौदागर से कहा। अच्छी नस्ल की इन घोड़ियों के लिए लोग ऊंची ऊंची कीमत लगाने लगे, मगर सौदागर उन्हें बेचने के लिए नहीं लाया था। वो उन्हें पूना के शासक बाजीराव पेशवा को भेंट करना चाहता था, लेकिन एक शर्त पर। दरअसल दोनों घोड़ियां माँ और बेटी थीं, परंतु देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसी लगती थीं। ये बता पाना मुश्किल था कि उनमें कौन माँ है और कौन बेटी। मैं एक सरल सा सवाल पूछता हूँ, सौदागर ने कहा। इनमें कौन सी माँ है और कौन सी बेटी? दोनों की एक जैसी ऊंचाई, एक जैसी चाल, एक जैसी आंखें। मैंने पूना दरबार की बहुत तारीफ सुनी है, सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उसे खुद आजमाने आया हूँ। अगर आप दोनों घोड़ियों में अंतर बता पाएंगे तो मैं उन्हें आपको सौंप दूंगा और बाकी की सारी जिंदगी आपका प्रशंसक बना रहूंगा। दरबार में सभी की आंखें नाना पर आकर जम गई। पेशवा ने नाना को गोद में लेकर अपने बेटे की तरह पाला था। ये समस्या बहुत ही कठिन थी और एक बार तो नाना भी उलझन में पड़ गए। सौदागर ने भी कहा कि अगर नाना उसके सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए तो वो सारी दुनिया में इस बात का ढिढोरा पीटेगा। नाना ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने समस्या के हल के लिए चंद दिनों की मोहलत मांगी। उन दिनों बारिश का मौसम था। नदी के दोनों किनारे पानी के बहाव से उफन रहे थे। बारिश वाले दिन थे। दोपहर के समय नाना ने सौदागर को दोनों घोड़ियां लेकर बुलवाया। फिर पूरा कारवां उठकर नदी की ओर बढ़ा। नदी का पानी खूब बढ़ चुका था। पानी बड़े वेग से और जोश के साथ बह रहा था। दोनों घोड़ियों को पानी में जाने दो, नाना ने कहा। उन्हें नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचने दो। दोनों घोड़ियों को बाढ़ आई उस नदी में जबरदस्ती धकेला गया। उन्होंने पहले तो 1-2 डुबकियां लगाई, फिर धीरे धीरे स्थिर होकर वे कंधे से कंधा मिलाकर उस तूफानी नदी में तैरने लगे। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंची तो वहां पानी का बहाव तेज था। एक क्षण के लिए दोनों थोड़ा सहमी। किनारे पर खड़े लोग टकटकी लगाए उन्हें बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। तभी एक घोड़ी ने तेजी से आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। दूसरी घोड़ी उसके पीछे पीछे तैरने लगी। देखो, नाना चिल्लाए, वो आगे वाली घोड़ी ही माँ है। दोनों में वो अधिक अनुभवी है, इसलिए मुश्किल की घड़ी में उसी ने अगुवाई करने की ठानी। माँ की तरह वो खुद खतरा झेलने को तैयार है। देखो, दोनों उस पार सुरक्षित पहुंच गई हैं। हर कोई अब सौदागर का मुंह ताकने लगा। क्यों? पेशवा ने पूछा। क्या नाना ने सही बताया? परवरदिगार, सौदागर ने कहा, ये शाही जानवर अब आपके हैं। मेरा मनकू। उस नए मकान में आए हमें 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि पत्नी ने पुनः मकान बदलने की रट लगा दी। वो उस नए माहौल से एकदम परेशान हो उठी थी। पहले दिन उसने चिंतित स्वर में कहा, वो सामने के मकान वालों का 8 से 10 वर्षीय लड़का मनकू है ना, बहुत ही गंदी गालियां निकालता है अपने माँ बाप को। हमारे बच्चों पर भी इसका असर पड़ सकता है। वैसे भी बच्चे बुरी आदतें जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, ऐसे गंदे बच्चे के साथ अपने बच्चों को बिल्कुल न खेलने दो, मैंने पत्नी को समझाया। दूसरे दिन मैं स्कूल से लौटा ही था कि पत्नी रोष प्रकट करते हुए बोली, मालूम है आज क्या किया उसने मनकू के बच्चे ने? क्या किया? हमारा सोनू जब स्कूल से आ रहा था तो मनकू ने उसके पांव में पत्थर मारा। जब मैंने उसकी माँ से उसकी शिकायत की तो उसने डांटा तक नहीं, उल्टा उसे चूमने चाटने लगी। मैंने एक कप चाय की इच्छा प्रकट की तो चाय बनाते समय भी पत्नी बड़बड़ाए जा रही थी। आज मैंने जहर का घूंट पी लिया है। आइंदा उसने मेरे बच्चे को कुछ कहा तो उसकी टांगे तोड़ दूंगी। फिर न कहना कि मैं लड़ाकी हूँ।
तीसरी रात लगभग 11 बजे मनकू की माँ ने हमें सोते हुए जगाया। बहन जी, थोड़ी सूजी है तो दे दो। मेरा मनकू हलवा खाने की जिद कर रहा है। घर में सूजी खत्म है, बाजार भी बंद हो गया। मनकू का बापू कहने लगा, जब मास्टर जी के घर पूछा। पत्नी ने न चाहते हुए भी कटोरी भर सूजी दे दी, मगर उससे कोई बात न की। वो जाती हुई कह गई, बहन जी फिक्र मत करना, जल्दी ही लौटा दूंगी। दरवाजा जोर से बंद कर पत्नी उबल पड़ी। देखा आपने कैसे सिर पर चढ़ा रखा है इन्होंने अपने लाडले को। दूसरों की नींद का भी ख्याल नहीं इन्हें। मेरा बच्चा ऐसी जिद करे तो गला दबाकर मार दूं। दूध पीता बच्चा थोड़ी है मनकू, अच्छा भला है, स्कूल भेज दो तो कुछ अक्ल आए उसको। बड़बड़ाती हुई पत्नी सो गई थी। एक रविवार मैंने घर पर रहकर देख लिया था कि सचमुच मनकू का व्यवहार बहुत अजीब था। वो खाने के लिए चावल मांगता, चावल बनते बनते उसकी पसंद बदल जाती। वो पूरी मांगने लगता, माँ पूरी बनाकर परोसती तो बर्फी मांगने लगता। बस दौड़ पड़ती वो बाजार की ओर। कुछ देर होती तो आकाश सिर पर उठा लेता। ये नेकर नहीं, बंटी जैसी पैंट चाहिए। ये चप्पल नहीं, जूते चमड़े के नहीं, कपड़े के नहीं, चूचू की आवाज निकालने वाले। उसकी माँ उसकी हर इच्छा पूरी करने में कोई कसर न छोड़ती। दरवाजा तोड़ने लगता, अपनी माँ के बाल नोच लेता, कर्ण भेदी स्वर में इतनी भद्दी गालियां निकालता कि धरती फट जाए। कभी दुखी होकर वो कह बैठती, तू पैदा होते ही मर जाता तो सब्र कर लेती। इतनी बात सुनते ही हर समय शराब के नशे में धुत मनकू का बाप उस पर पिल पड़ता। हरामजादी, मेरा मनकू जो कहता है वही कर। फिर अश्लील गालियां, मारना पीटना, रोना चिल्लाना। पुत्र मोह में तो उसने धृतराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया था। मेरा मनकू कहता नहीं थकता था। मनकू को इस हद तक बिगाड़ने में उसकी माँ से अधिक उसका बाप दोषी लगता था। पत्नी इस माहौल से अत्यंत तंग आ चुकी थी। वो इस मकान में एक पल भी ठहरना नहीं चाहती थी। मैंने पत्नी को समझाना चाहा, देखो रश्मि, रोज रोज मकान बदलना हमें शोभा नहीं देता, और लोग भी तो रह रहे हैं, थोड़ा तुम भी एडजस्टमेंट करके देख लो। मैं तुम्हारे अंतर्मन की व्यथा को भली भांति समझता हूँ, लेकिन पत्नी भी जैसे अपनी जिद में मनकू के आगे निकलना चाहती थी। मात्र सप्ताह भर उस मकान में रहने के बाद ग्रीष्म काल के कारण स्कूल 2 माह के लिए बंद हो गए। बच्चे तो गांव जाने के लिए कभी से तैयार बैठे थे। अगली सुबह हम रिक्शे पर सवार होकर रेलवे स्टेशन जा रहे थे कि सामने में आते हुए एक रिक्शे में बंदरिया की भांति मनकू को छाती से लगाए उसकी माँ बैठी थी। एक हाथ में गुब्बारा और दूसरे हाथ में पकड़ा लॉलीपॉप चूस रहा था। पत्नी ने नाक महोज से कोड़कर कहा, सुबह ही घूम आई है बाजार अपने नवाबजादे के साथ। मुझे तो ये सब इसके चोचले लगते हैं। अपना स्वाद पूरा करने के लिए मनकू का बहाना करती फिरती है। गांव में भी रश्मि ने मकान बदलने की रट लगाए रखी। मजबूर होकर मैंने अपने मित्र अध्यापक रामनाथ को पत्र लिखा कि वो अपने मोहल्ले में हमारे लिए मकान तलाश करे। उस शहर में हमारा ये 7वां गृह प्रवेश था। तंग आ चुका था बार बार इस अदला बदली से। महानगरों में किराए के मकान की तलाश कितनी विकट समस्या है, ये तो कोई मुझसे पूछे। आकाश छूते किराए, अनोखी शर्त, कई महीनों का एडवांस, साल भर से अधिक टिकने नहीं देते, कभी बेटे की शादी का बहाना तो कभी मकान बेचने का। लेकिन इस मकान के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी। मकान मालिक विदेश चला गया था। 8-10 साल तक लौटने की संभावना नहीं थी। शहर के बीचों बीच होने के कारण हर सुविधा उपलब्ध थी। ये मकान मिलने पर मैंने चैन की सांस ली थी, लेकिन पता नहीं था कि सिर मुड़वाते ही ओले पड़ेंगे। दोबारा मकान ढूंढना, सामान शिफ्ट करना, मन झुंझला उठता था ये सोचकर। जल्द ही रामनाथ का पत्र आया कि मुनासिब किराए पर मकान ढूंढ लिया है। बरसात शुरू होने वाली है, हो सके तो छुट्टियों में ही मकान देखकर शिफ्ट कर लें। पत्र पढ़कर पत्नी बाग बाग हो उठी। वो जल्दी मचाने लगी कि कहीं ये मकान हाथ से निकल न जाए। अभी कई रिश्तेदारों से मिलना था। जल्दी जल्दी इन सब कामों से सुखेरू होकर हम स्कूल खुलने से 1 सप्ताह भर पहले लौटे तो गली में अपूर्व शांति थी। सुई भी गिरे तो आवाज हो। दोपहर तक सोकर हमने यात्रा की थकान उतारी। शाम को नया मकान देखने का कार्यक्रम बनाया। हम तैयार होकर गेट तक पहुंचे ही थे कि मनकू की माँ आ गई। पत्नी की त्योरियां चढ़ गई। नमस्ते कर उसने सूजी से भरी कटोरी आगे बढ़ाते हुए कहा, बहन जी आपकी सूजी देनी थी। रहने दो ना बहन जी, मनकू भी तो हमारे सोनू मोनू जैसा है, उसे फिर खिला देना हलवा बनाकर। सुनते ही वो अर्धकंठ व सूजी हुई लाल आंखें भरकर बोली, बहन जी किसे खिलाऊंगी? मेरा मनकू तो इस दुनिया से
क्या हुआ मनकू को? हम एक साथ चीखे। बहन जी, उसे कैंसर था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। आखिरी स्टेज थी। कहते थे कभी भी धोखा दे सकता है। बस इसकी सेवा करो। आपके जाने के एक सप्ताह बाद ही मेरा मनकू, वो फूट फूट कर रो पड़ी। पत्नी फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। मेरे पांव जमीन में धंसते जा रहे थे। मोती मर गया। धनीराम के पास एक गधा था। वो उसी पर कपड़े लादकर घाट पर ले जाता और धुले हुए कपड़े लादकर घर लौटता। वो हमेशा अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था और उसे अपने बेटे के समान समझता था। वो उसके लिए ताजी घास लाता, उसे भरपेट खिलाता और बड़ी सफाई से रखता था। धनीराम अपने गधे को प्यार से मोती कहकर पुकारता था। गधे को भी शायद अपना नाम मालूम हो गया था। जब कभी धनीराम मोती कहकर आवाज देता तो गधा तुरंत ढेंचू ढेंचू करता उसके पास आ जाता। एक बार मोती बीमार पड़ गया। धनीराम ने उसका बहुत दवा इलाज करवाया, तरह तरह की जड़ी बूटियां दी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मोती की बीमारी बढ़ती गई और एक दिन वो मर गया। मोती के मरने का धनीराम को बहुत दुख हुआ। वो बहुत देर तक उससे लिपट लिपट कर रोता रहा। उसका रोना सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सबने धनीराम को बहुत समझाया व सांत्वना दी। धनीराम ने बड़े दुखी मन से मोती की अर्थी सजाई और पास ही एक नदी के किनारे चिता को समर्पित कर दी। उसने इतना ही नहीं किया बल्कि घर वापस आकर 3 दिन तक शोक मनाया। सारा काम धंधा बंद रखा और अपने सर के बाल बनवा डाले। धनीराम एक धनी सेठ करोड़ीमल के कपड़े धोता था। करोड़ीमल प्रतिदिन नहा धोकर स्वच्छ धुले कपड़े पहनकर गद्दी पर बैठता। धनीराम उसके कपड़े नियमित रूप से सायंकाल तक अवश्य पहुंचा देता था। धनीराम जब 3-4 दिन तक करोड़ीमल के कपड़े लेकर नहीं पहुंचा तो उसे चिंता हुई। वो अगले दिन प्रातःकाल ही धनीराम के घर पहुंचा। धनीराम अपने घर के बाहर उदास बैठा था। उसके सर पर बाल नहीं थे। करोड़ीमल देखते ही समझ गए कि धनीराम के घर में किसी की मृत्यु हो गई है। क्यों, क्या बात हो गई भाई? करोड़ीमल ने पूछा। हुजूर, मेरा मोती नहीं रहा, कहकर धनीराम रोने लगा। करोड़ीमल समझा कि मोती अवश्य ही धनीराम का लड़का होगा, इसलिए वो उसकी मृत्यु के दुख में डूबा हुआ है और उसने अपने सर के बाल भी बनवा डाले हैं। उसने आगे बढ़कर धनीराम को सांत्वना दी और वापस घर आ गया। करोड़ीमल धनीराम का बड़ा पुराना जजमान था, अतः उसने तय किया कि वो मोती की मृत्यु के शोक में अपने सर का मुंडन करा लेगा। दूसरे दिन करोड़ीमल ने नाई को बुलाकर अपने सर के बाल साफ करा लिए। व्यापारिक कार्यों के संबंध में कभी कभी करोड़ीमल को नगर सेठ लक्ष्मीचंद से उधार लेना पड़ता था। उसी दिन शाम को नगर सेठ लक्ष्मीचंद करोड़ीमल की कोठी पर अपना उधार दिया धन वापस लेने पहुंचा, लेकिन करोड़ीमल के सिर को देखकर चुप रह गया। क्यों भाई, क्या हो गया? लक्ष्मीचंद ने आश्चर्य से पूछा। सेठ जी, मोती मर गया। करोड़ीमल बड़े दुखी स्वर में बोला और अपना सर पकड़कर बैठ गया। नगर सेठ लक्ष्मीचंद ने समझा कि मोती अवश्य ही इसका पुत्र होगा, इसलिए ये इतना दुखी है तथा अपना मुंडन भी करा लिया है। उसने आगे बढ़कर करोड़ीमल को सांत्वना दी और घर वापस आ गया। नगर सेठ लक्ष्मीचंद ने सोचा कि करोड़ीमल उसका पुराना संबंधी है, अतः उसने भी मोती की मृत्यु के शोक में सम्मिलित होने के लिए अपने सर के बाल बनवा डाले। लक्ष्मीचंद राज्य का सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्ति था। उसके राजा महानंद से भी बड़े अच्छे संबंध थे। अगले दिन सेठ लक्ष्मीचंद को राजा महानंद ने अपने महल में बुलवाया। जब लक्ष्मीचंद राजमहल में पहुंचा तो उसके सर को देखकर राजा महानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने लक्ष्मीचंद से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? महाराज, मोती मर गया। नगर सेठ लक्ष्मीचंद बोला और सर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा महानंद ने सोचा कि मोती अवश्य ही नगर सेठ लक्ष्मीचंद का पुत्र होगा, इसलिए वो इतना दुखी है और उसने अपने सर के बाल भी बनवा डाले हैं। राजा महानंद ने नगर सेठ लक्ष्मीचंद को सांत्वना देकर विदा किया और उसके दुख में शामिल होने के लिए अपने सर के बाल भी बनवा डाले। राजा महानंद ने रक्षकों को बुलाकर महामंत्री, सेनापति तथा सभी दरबारियों को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश भिजवा दिया। अगले दिन राज दरबार में महामंत्री, सेनापति तथा सभी राज दरबारी उपस्थित हो गए। नित समय पर राजा महानंद ने दरबार में प्रवेश किया। राजा महानंद के सर पर बाल नहीं थे और उसने आज अपनी राजसी पगड़ी भी नहीं पहनी थी। वो बड़ी धीमी चाल से चल रहा था। सभी राज दरबारी राजा महानंद को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे।
महाराज क्या हुआ? महामंत्री शीलभद्र ने बड़े विनम्र स्वर में सर झुकाकर प्रश्न किया। मंत्री जी, मोती मर गया। उसी के शोक में हमने अपने बाल मुड़वाए हैं। आप सेनापति जी तथा सभी दरबारी भी इस शोक में शामिल होने के लिए अपने सर के बाल साफ करवा ले। राजा महानंद ने बड़े दुखी स्वर में आदेश दिया। महाराज, ये मोती कौन है? महामंत्री शीलभद्र ने प्रश्न किया। मोती हमारे नगर सेठ लक्ष्मी चंद का पुत्र है, राजा महानंद ने उत्तर दिया। लेकिन महाराज, नगर सेठ लक्ष्मी चंद के तो कोई पुत्र नहीं है। महामंत्री शीलभद्र आश्चर्य से बोला। कल हमारे पास नगर सेठ लक्ष्मी चंद आया था। उसका सर घुटा हुआ था तथा उसी ने बताया कि मोती मर गया है, राजा महानंद बोला। महामंत्री शीलभद्र समझ गया कि राजा महानंद ने बिना सोचे विचारे और पूरी बात मालूम किए ही सर के बाल साफ करा लिए हैं। उसे राजा महानंद की बुद्धि पर बड़ा तरस आया। महाराज, क्षमा कीजिएगा, मेरे विचार से आप मोती के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद ही सभी को बाल साफ करने की आज्ञा दें तो अच्छा रहेगा। महामंत्री शीलभद्र ने राजा महानंद को सुझाव दिया। राजा महानंद ने महामंत्री शीलभद्र की बात मान ली। महामंत्री शीलभद्र ने तुरंत एक सैनिक को बुलाकर मोती की वास्तविकता का पता लगाने के लिए नगर सेठ लक्ष्मी चंद के पास भेजा। सैनिक पहले नगर सेठ लक्ष्मी चंद, फिर धनी सेठ करोड़ीमल तथा अंत में धोबी धनी राम के पास पहुंचा। कुछ देर बाद सैनिक पूरी जानकारी लेकर राज दरबार में हाजिर हो गया। मोती की वास्तविकता मालूम होने पर सभी दरबारियों ने राजा महानंद की खूब हंसी उड़ाई। इसी प्रकार राजा महानंद को बिना सोचे विचारे काम करने के कारण अपने महामंत्री, सेनापति तथा दरबारियों के उपहास का पात्र बनना पड़ा। राजना लाजना। एक गांव था। वहां पर एक परिवार जिसमें पति पत्नी ही थे। बेचारे बहुत गरीब थे। पति जंगल जाकर लकड़ी काट कर लाता, उसे बाजार ले जाकर बेचता। उससे जो पैसे मिलते उसी से उनका गुजारा चलता। पत्नी गर्भवती बनी। लकड़ी बेचने से 1 या 2 रुपए ही मिलते थे। उतने में उन्हें सेर, आधा सेर अनाज मिलता था। वो अनाज पीसकर पत्नी चूल्हे में पकाकर उसमें से 3 विष्ट पिंड बनाती। खुद 2 विष्ट खा लेती, 1 विष्ट पति को देती थी। एक दिन की बात है, मियां ने बीवी से प्रश्न किया कि क्या बात है? जंगल जाकर लकड़ी काटने का काम मैं करता हूँ, उसे बाजार ले जाकर मैं बेचता हूँ, और तुम हो के विष्ट के 2 गोले खुद खा लेती हो और मुझे 1 ही गोला देती हो। ये क्यों? इस बात पर उसकी बीवी जवाब देती है कि 1 गोला मैं अपने लिए रखती हूँ, दूसरा गोला जो है वो मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है उसे खिलाती हूँ। मियाँ चुप रह गया, मगर बात मन में रखी। वो दिन बीता। अगली सुबह बीवी ने ही खाना बनाया। आज दोनों जंगल साथ मिलकर जाने वाले थे। जंगल जाकर मियाँ ने और दिनों की तरह आज भी लकड़ी काटी। सिर्फ ये ही था कि आज लकड़ी का गट्ठा बीवी बांध रही थी। जब सब लकड़ी बंध गई तो मियाँ ने और लकड़ी काटी। तभी मियाँ को बहुत भूख लगी। उसने कहा, पहले हम खाना खा लेते हैं। बीवी ने खाना परोसा। उसने अपने लिए 2 गोले रखे। मियाँ को 1 गोला परोसा। अब मियाँ की बारी थी। कटी लकड़ी का उसने तीसरा एक गट्ठा बनाया। बीवी ने पूछा, 2 गट्ठे काफी हैं, तीसरा गट्ठा किस लिए? मियाँ ने जवाब दिया, 1 गट्ठा मेरे लिए और 2 गट्ठे तुम्हारे लिए। एक तुम ढोगी, दूसरा तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो उसे ढोएगा। इस तरह दोनों लकड़ी के गट्ठे उठाकर निकलते हैं। उतने में बीवी के पेट में दर्द शुरू होता है। बीवी कहती है, शायद बच्चा अभी बाहर निकलने वाला है, क्या करें? मियाँ कहता है, ठीक है, तुम वहां उस पेड़ के नीचे चली जाना। बच्चा हुआ तो ठीक है, उसे लेकर घर आ जाना। अगर बच्ची हुई तो उसे यहीं छोड़कर आ जाना। इस तरह कहकर वो गांव लौट आया। बीवी पेड़ के नीचे बैठी। उसका बच्चा नहीं, बच्ची ही पैदा हुई। उसने अपनी साड़ी फाड़कर उस पेड़ की डाली से बांधा, उसका झूला बनाकर बच्ची को उसमें सुलाया। वो पेड़ बरगद का था। पेड़ से उसने कहा, वृक्ष माँ, मैं अपने पति के घर जा रही हूँ। मेरे पति ने इसे यहीं पर छोड़ आने को कहा है। बच्ची रोई तो दया कर उसे दूध पिलाकर पालना। घर लौटने पर मियाँ पूछता है, क्या संतान हुई? बच्चा के बच्ची? जवाब में बीवी कहती है, बच्ची। सुनकर मियाँ कहता है, ठीक है। उसी जंगल में राजना लाचना दोनों ने भी अपना मकान बना लिया था। वे दोनों बातचीत करते इसी रास्ते आए। बच्ची ने रोना शुरू किया।
बरगद के पेड़ से बूंद बूंद दूध बच्ची के मुंह में गिरा। ये दोनों मित्र शिकार के लिए इधर जा रहे थे तो उनके कानों में बच्ची के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों भाई बरगद के पेड़ के पास आए। बच्ची को देखा, सूर्य और चंद्रमा की तरह बच्ची चमक रही थी। दोनों ने आपस में बातचीत कर इस बच्ची को अपनी बहन की तरह पालने का निर्णय लिया और उसे अपने घर ले गए। बच्ची को उन दोनों ने बड़े प्रेम से पाला। उनका घर गांव से थोड़ी दूर पर था। उन्हें कभी कभी वहां पर आते जाते रहना पड़ता था। उन दोनों ने अपने घर एक बिल्ली और एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन जब उन्हें बाहर गांव जाना पड़ा तो बहन से कहते हैं, देखो ये दोनों जानवर तुम्हारे साथ रहते हैं, इन्हें इस तरह खाना खिलाना कि कुत्ते को विष्ट ठंडा करके खिलाना, बिल्ली को दूध ठंडा करके पिलाना। ये बच्ची उनकी अनुपस्थिति में उनके आदेश का पालन करती है। एक दिन की बात है कि वो भूलकर कुत्ते को गर्म विष्ट खिला देती है, बिल्ली को गर्म दूध पिला देती है। इससे कुत्ता और बिल्ली दोनों रुष्ट होकर आपस में बात करते हैं। कुत्ते ने कहा, पता नहीं आज दीदी को क्या हो गया, मुझे गर्म विष्ट पिला दिया, इसका बदला लेना चाहिए। बिल्ली ने कहा, मेरी इस सौत को क्या हो गया, पता नहीं, इसने मुझे गर्म दूध पिला दिया, इसको अब मैं अच्छी सीख दूंगी। शाम को दोनों भैया आएंगे, तब तक उनके लिए खाना तैयार रहना चाहिए। मैं ऐसा करूंगी कि चूल्हे में पेशाब कर उसे गंदा कर दूंगी। ये कैसे खाना बनाएगी मैं देख लूंगी। ये कहकर बिल्ली ने चूल्हे को खराब कर दिया। शाम हुई। दोनों भाइयों के आने से पहले खाना तैयार करने के मन से लड़की रसोई में गई। जाकर देखती क्या है कि आग बुझ गई है। बिल्ली से पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। अब लड़की को चिंता हो गई कि भाइयों के लौटने से पहले अगर खाना तैयार नहीं हुआ तो फिर मार खानी पड़ेगी। आग के अभाव में वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो आग की तलाश में निकली। पास ही एक टोकरी थी। टोकरी के ऊपर से धुआं निकलता नजर आया तो वो उस तरफ आगे बढ़ी। टेकरी पर चढ़ गई। वहां पर एक गुफा थी। गुफा से ही धुआं निकल रहा था। वो गुफा एक राक्षसी की थी। उस राक्षसी की एक बेटी थी। बड़ी राक्षसी खाने के लिए एक लाश की तलाश में निकली थी। छोटी राक्षसी घर पर रहकर खाना बनाने में लगी थी। लड़की ने बाहर से पूछा, घर के अंदर कौन है? छोटी राक्षसी ने आवाज से पता लगाया कि कोई इंसान यहाँ पर आया है। उसने सोचा, इंसान का भेष बनाकर जाऊंगी तो ठीक रहेगा। तो भेष बदलकर वो बाहर आई। दरवाजा खोलकर, मैं अंदर हूँ, आओ कहकर लड़की को बुलाया। लड़की अंदर गई। लड़की ने उससे आग मांगी। जवाब में छोटी राक्षसी ने कहा, जरूर दूंगी, अभी बैठो, मेरी माँ बाहर गई है, अभी आ जाएगी। मैं भी जच्चा हूँ। अभी 3 दिन पहले मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। मुझे भी भूख लगी है। कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। थोड़ा सा मोड़धन कूटकर पकाना है। इस तरह कहकर राक्षसी ने सोचा, मोड़धन कूटकर उसका मांड बनाने तक माँ राक्षसी आ जाएगी, तब इस लड़की को पकाकर खाया जा सकता है। राक्षसी ने लड़की के बारे में सोचा कि ये तो कच्ची पतली ककड़ी जैसी है, खाने में मजा आएगा। उसने इस लड़की को मोड़धन कूटने को कहा। बहुत कूटने के बाद भी उसके छिलके नहीं उतरे। तब भैया लोगों के आने का वक्त होने को है कहकर उसने उन दोनों को याद किया। उसने कुटा मूर्धन देकर राक्षस कन्या से कहा, हमें आए बहुत देर हो गई, आग दे दो, हमें जाना है। तब राक्षस कन्या ने लड़की को रोके रखने का एक और उपाय सोचा। उसने कहा, घर में पानी नहीं है, मैं तुम्हें रस्सी देती हूँ, तुम कुएं से पानी खींचकर ला दो। फिर लड़की कुएं के पास गई, तब भी हाथ से बड़ी राक्षसी नहीं लौटी। छोटी राक्षसी ने सोचा, मेरी माँ आ गई होती तो इस लड़की को पकाकर खाया जा सकता था। लड़की जब तक कुएं से पानी लाती, राक्षसी ने टंकी में छेद कर दिया। लड़की कुएं से पानी लाती गई, छेद से सारा पानी रिसता गया। लड़की ने जब अपने भाई लोगों को याद किया, याद करते ही टंकी भर गई। तब उसने राक्षसी के पास जाकर, अब तो काम हो गया, मुझे आग दे दो, कहा। उस पर राक्षसी लड़की को रोककर कहती है, रुक जाओ ना, माँ अभी आ जाएगी, उसके बाद भी जा सकती हो। अभी ऐसा करो कि ये कुछ गंदे कपड़े हैं, इन्हें तब तक धो दो। राक्षसी सोचती है, ये पतली ककड़ी सी लड़की अब हाथ से निकल जाएगी, माँ अभी तक नहीं आई। लड़की ने कपड़े भी धो दिए। राक्षसी ने तब भी आग नहीं दी। तब बिल्ली को इस पर दया आई। उसने फुसफुसाकर लड़की से कहा, दीदी चिंता मत कर, मैं रसोई में जाकर आग उठा लाऊंगी। वही किया। फिर लड़की बिल्ली के साथ घर लौट आई। लड़की के वहां से निकलते ही बड़ी राक्षसी लौटी। आते वक्त वो अपने साथ 2 लाश उठा लाई थी। छोटी राक्षसी ने उसे बताया कि पतली ककड़ी सी लड़की आई थी और वो अब हाथ से निकल गई।
तब बड़ी राक्षसी भागकर आती है, मगर बहुत ढूंढने के बाद लड़की नहीं मिलती। तभी उसे रजना लचना का मकान दिख जाता है। तब ये सोचकर कि यही लड़की का घर होगा, वो दरवाजे पर आकर जी जरा दरवाजा खोलना कहती है। तब लड़की कौए से कहती है कि देख तो कौन आया है। कौआ दी झांक कर देखती है तो पता चलता है कि राक्षसी आई है। वो लड़की को सावधान करती है, दरवाजा नहीं खुलता। बहुत देर खटखटाने पर जब दरवाजा नहीं खुलता तब राक्षसी को गुस्सा आता है और वो अपने मांसभक्षी दांत बाहर निकालकर दरवाजे की देहली पर टिककर ये सोचती है कि जब लड़की बाहर निकलेगी तब इस पर पांव रखेगी, चुभेगा तो मर जाएगी। राक्षसी फिर लौट जाती है। तब रजना लचना घर के बाहर आकर दरवाजा खटखटाते हैं। लड़की बिल्ली को पता लगाने के लिए भेजती है। बिल्ली से पता लगाकर लड़की दरवाजा खोलती है। राजना पांव धोने को पानी मांगता है, लड़की उसे पानी देती है। दरवाजे पर लगे राक्षसी के दांत पर पांव रखने से वो मर जाती है। फिर रमड़ा लचना एक बक्सा मंगाकर उसमें लाश को रखते हैं। फिर उसे उसी बरगद के पेड़ तले रखते हैं। राजा के एक बेटा रहता है। बेटे की वे शादी रचाना चाहते हैं। राजकुमार भी लड़की की तलाश में निकलता है। उसी बरगद के पेड़ तले आराम करने लेटता है। उसे वो पेटी दिख जाती है। वो पेटी खोलकर देखता है कि उसमें लाश है। देखता है सूर्य चंद्र के से चमकते चेहरे वाली लड़की की लाश है। वो इस लाश से आकर्षित होता है और लड़की की मौत की वजह को तलाशने निकलता है। रचना लचना के घर पहुंचकर उस राक्षसी दांत को देखता है। वो शिव शिव कहकर मंत्र जल राश के ऊपर डालता है। जल छिड़कने से लड़की में प्राण संचार होता है। वो उठकर बैठती है। राजकुमार उस लड़की का अता पता पूछता है। लड़की अपनी सारी कहानी कह सुनाती है। राजकुमार उसके प्रति आकर्षित होकर उसे अपने राज्य में ले जाता है। वहां जाकर लड़की से धूमधाम के साथ विवाह कर लेता है। दोनों सुखी जीवन जीते हैं।